ठीक है जी बेटा, तो 11th और 12th क्वेश्चन अपन ने कर ही लिए थे। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। आपकी बुक में दिया हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, निम्नलिखित लेन देनों की जर्नल प्रविष्टि अपन को करनी है। तो देखिए, साल दिया हुआ है 2017, तो सबसे पहले डेट के कॉलम में अपना ईयर लिख दीजिए, ईयर 2017, और महीना है दिसंबर। ठीक है, और दिसंबर की पहली तारीख को हेमा ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगा के 1 लाख रुपए। कहा गया है हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब आप सोचिए कि बिजनेस के पास आया क्या? पैसा। बिजनेस के पास कैश आया है, और कैश इन सब में क्या है हमारे लिए? एसेट। कैश हमारे लिए क्या है? असेट है, और असेट बढ़ रही है। बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, और जब असेट बढ़ती है तो होती है डेबिट। ठीक है, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? उसे डेबिट। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कैश बिजनेस में आया है। देने वाला कौन है? ओनर, मालिक। और जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस में कुछ भी लगाता है तो वो बन जाती है उसकी कैपिटल, उसकी पूंजी। और जितना पैसा वो बिजनेस में लगाएगा उसकी कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि बिजनेस उससे जितना पैसा लेगा, बिजनेस की नज़र में ओनर की कैपिटल उतनी बड़ी, क्योंकि उतना ही पैसा फ्यूचर में बिजनेस उसे वापस करेगा। दोनों अलग अलग हैं। अकाउंटिंग जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, उसमें कहते हैं कि मालिक को और बिजनेस को अपन को क्या मानना है? अलग अलग मानना है। तो मालिक ने बिजनेस को जो भी पैसा दिया है वो क्या कहलाएगी? पूंजी, कैपिटल। और बिजनेस की नज़र से सोचो, बिजनेस को जितना पैसा मिलेगा मालिक से, मालिक की उतनी ही पूंजी बिजनेस के पास बढ़ती जाएगी। ठीक है, बिजनेस ने 1 लाख रुपए लिया है मालिक से, तो क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल। और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 1 लाख रुपए से। ठीक है जी, पहला लेन देन समझ में आया। अब जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें और पुरानी क्लासेस भी देखते रहें। ठीक है, डेली 2-3 क्लासेस देखते रहो। ठीक है, 1 हफ्ते 10 दिन में आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। 2 दिसंबर को क्या किया है? ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI। ठीक है, ओनर ने, ओनर का नाम क्या है? हेमा। हेमा ये हेमा ने 2 दिसंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाया, और खाता खुलवाया उसमें जमा कराए 30,000 रुपये। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि ये पैसा जो बैंक में जमा कराया जा रहा है ये बिजनेस का है ना। ठीक है, हम अकाउंटिंग एंट्री किसकी तरफ से करते हैं? बिजनेस की तरफ से। हम बिजनेस की तरफ से सोच करके सारी अकाउंटिंग करते हैं। अब बिजनेसमैन ने बिजनेस का पैसा 30,000 रुपये निकाल करके बैंक खाते में जमा करा दिया। ठीक है, अब ये खाता भी जो SBI में है ये बिजनेस का ही है। खाता किसका है? बिजनेस का बैंक खाता है। अब बिजनेस में रखा हुआ पैसा जो है उसमें से 30,000 रुपये चले गए बैंक में। अब बैंक में ही तो गए हैं, कहीं खर्च थोड़ी हो गए या कोई नुकसान थोड़ी हो गया। ये तो ये समझ लो कि एक जगह पैसा रखा हुआ था और सुरक्षित उठा करके हमने उसे बैंक में रख दिया। कैश क्या है हमारे लिए इन सब में से? असेट। कैश हमारी संपत्ति है, हमारे लिए वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, आर्थिक साधन है जिसका उपयोग हम बिजनेस में करेंगे। तो एसेट है हमारी, कंट्रोल हमारा है उस कैश के ऊपर। तो ये कैश हमारी एसेट है। अब बिजनेस से ये कैश जा रहा है तो असेट घट रही है। ठीक है, असेट घट रही है। असेट घटती है तो क्रेडिट। और दूसरी तरफ बैंक में जब ये पैसा जमा हो रहा है तो बैंक में भी तो रखा हुआ पैसा हमारी तो असेट बनेगा। बैंक में अगर इसको उठा के रख देंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा
और बैंक बैलेंस बढ़ा मतलब हमारी संपत्ति बढ़ी है। तो एक तरफ कैश नामक संपत्ति घटी और इधर बैंक बैलेंस नामक संपत्ति बढ़ी। एक संपत्ति घटी, एक संपत्ति बढ़ी, एक असेट कम हुई और दूसरी असेट बढ़ गई। तो जो असेट बढ़ी है उसे तो डेबिट करो। बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक को डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में रखा हुआ पैसा हमारा बढ़ा है। बैंक में पहले तो कुछ था ही नहीं, हमारे पास खाता भी खुला है, उसमें 30,000 रुपये आ गया और वो हमारे हैं, हम जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी तो हमारी एसेट है। बैंक बैलेंस बढ़ा, असेट बढ़ी, और बिजनेस से कैश कम हो गया, असेट घटी। ठीक है जी, तो कैश कम हुआ तो उसको लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, कितने रुपए जमा कराए? 30,000 रुपये। ठीक है जी, तो बेटा ये अकाउंट्स की भाषा है, जर्नल एंट्री। ठीक है, ये बाकी लोगों के लिए नहीं, ये सिर्फ कॉमर्स वाले ही समझते हैं। नॉर्मली अपन क्या कहेंगे, बैंक में पैसा जमा करा दिया, ठीक है, बट अकाउंटिंग एंट्री से इसको समझ सकता है सिर्फ एक कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, आपको ये पढ़ने को मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप ये समझ जाएंगे कि बैंक में पैसा गया है और बिजनेस, बैंक में पैसा बढ़ गया है और बिजनेस से पैसा चला गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे 4 दिसंबर को वो कहते हैं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आशु। 4 दिसंबर को आशु से माल खरीदा। ठीक है, अब आप सोचिए, ये है बिजनेस और ये है आशु। आशु से हमने माल खरीदा है। ठीक है, तो बिजनेस के पास क्या आ गया? माल आ गया। और जब भी माल खरीदा जाता है तो उसे परचेजेस बोलते हैं। कौन सा खाता? परचेज खाता। माल की खरीद के लिए परचेज शब्द का इस्तेमाल होता है, खाली और खाली परचेज। अगर अकाउंटिंग में कहीं भी परचेज दिया हुआ है, ठीक है, तो वो गुड्स परचेज के लिए ही होगा। ठीक है, तो खाली परचेज शब्द हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? गुड्स के लिए, माल के लिए। अब इन्होंने कहा है परचेज गुड्स फ्रॉम आशु। क्या कहीं भी ये कहा है कि आशु को हमने पैसा दिया है? क्या आशु से हमने कैश खरीद? नहीं कहा ना। तो जब खाली पार्टी का नाम दिया होता है तो उसे उधार माना जाता है, समझ गए? तो आशु से हमने गुड्स ले लिए, माल खरीद लिया, और बदले में अभी आशु को कुछ नहीं दिया, तो आशु हमारे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी। आशु को हम भविष्य में पैसा देंगे तो भविष्य के लिए वो हमारी अभी एक लायबिलिटी बन गया है। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो ठीक है, तो एक तरफ तो गुड्स आ गए, माल आया तो संपत्ति बढ़ी, माल हमारी संपत्ति है, तो गुड्स आए तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। तो गुड्स आते हैं बिजनेस में तो खाता डेबिट होता है परचेजेज, परचेजेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, संपत्ति बढ़ी तो परचेज डेबिट, संपत्ति का नाम माल है तो माल जब भी बढ़ेगा डेबिट होगा परचेज अकाउंट। ठीक है, अब सुनिए, गया कुछ नहीं है हमारे पास से। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं दिया है अभी आशु को, तो आशु हमारे लिए एक लायबिलिटी है, देना तो है, फ्यूचर में देना है। तो ये क्या बन जाएगी हमारी लायबिलिटी? तो जब पार्टी का नाम दिया हुआ तो लिख देंगे टू आशु अकाउंट। कितने रुपए? ये माल हमने खरीदा है 20,000 रुपये का। ठीक है जी, एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू आशु। अब हमें ये पता चल जाएगा एंट्री पढ़ते ही कि हमने माल खरीदा है 20,000 का और अभी आशु के हमें पैसे देने हैं 20,000 रुपये, इसीलिए उसका खाता हमारी बुक्स में है। अगर हमने उसे पैसे दे दिए होते तो उसका नाम नहीं लिखते, हम सीधा लिख देते कैश अकाउंट। आशु से हमारा कोई हिसाब किताब रहता ही नहीं। अब हमारा कुछ हिसाब किताब बाकी है उससे, तभी तो हमने उसका नाम अपनी बुक्स में लिख रखा है। बात समझ में आ रही है? चलिए जी, आगे की बात करते हैं। आगे कहते हैं सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। ये किया गया है 6 दिसंबर को। देखो, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश, राहुल को माल बेचा है हमने और कैश में बेचा है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास से माल गया और बदले में हमारे पास क्या आ गया? कैश।
माल जब बिकता है तो उसे क्या कहते हैं? सेल्स। माल की खरीद को परचेज और माल की बिक्री को सेल्स। अब पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है हमारे पास माल की बिक्री से, भले ही राहुल को बेचा, किसी को भी बेचा, पैसा दे दिया, तो हमें पार्टी के नाम से क्या मतलब? भाई जब कोई पैसा दे गया हमारा तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है अब, ठीक है, हिसाब किताब चुकता हो गया। तो हमने उसे माल बेचा है कितने रुपए का? 15,000 का, और वो भी कैश में। तो हमारे पास कैश आया, असेट बढ़ी, कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, माल बिक गया। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपये। ठीक है। अब बेटा सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है, ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि सेल्स में गुड्स भी शामिल है और प्रॉफिट भी शामिल है। गुड्स हमारी एसेट है, जाएगी तो क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम होगी, जाएगी तो क्रेडिट, और प्रॉफिट या इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो दोनों ही चीज़ें क्रेडिट होनी है, इनकम या प्रॉफिट भी क्रेडिट होना है और माल जाएगा तो क्रेडिट होना है। तो दोनों को हम सेल्स मिला करके बोल देते हैं, सेल्स में हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें मैंने सेल्स का जो कॉन्सेप्ट समझाया था ना पुरानी क्लासेस में, उसमें सारा का सारा क्लियर बताया हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं। अगर मैं वो सारी बातें भी यहाँ बताऊँगा तो ये क्लास अननेसेसरी लेंदी हो जाएंगी। तो यहाँ अपन थोड़ा सा एंट्री करते हुए आगे चलते बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो कैश टू सेल्स अपनी एंट्री हो गई 15,000 रुपये से। अब आगे देखिए 10 दिसंबर को क्या हुआ है। 10 दिसंबर को कहते हैं ब्रॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। तारा नाम का व्यक्ति है या कोई औरत है, मुझे नहीं पता, ठीक है, ठीक है, तारा नाम किसी का भी हो सकता है भाई, मेल फीमेल जो भी है। तारा से 40,000 रुपये का हमने नगद माल खरीदा, ठीक है। तो अब आप ये सोचो हमारे पास क्या आया, माल आ गया। माल जब आता है तो परचेज अकाउंट बोलते हैं अपन उसे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। और तारा से हमने खरीदा और पैसे दे दिए, तो अब हमें तारा के नाम से क्या लेना देना। जब हमने उसके पैसे दे दिए तो अब हमारी बुक्स में उसका कोई नाम रखेंगे ही नहीं अपन, उसका और हमारा हिसाब किताब चुकता है ना। अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए होते तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाता, जैसे आशु हमारे लिए लायबिलिटी बना था पहले। समझ में आ रही है बेटा बात? तो हमने माल खरीदा है तारा से और कैश दिया है, तो एक तरफ तो माल हमारी एसेट बन गई, डेबिट होगा, और एक तरफ कैश हमारे पास से जा रहा है, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट। एक एसेट बढ़ी तो डेबिट, एक एसेट घटी तो क्रेडिट। परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 रुपये। देखो पार्टी का नाम तभी आता है जब हमारा उससे कोई हिसाब किताब बाकी है। हमने जब कैश में लेन देन कर लिया तो पार्टी के नाम से हमें कोई मतलब नहीं होता है। चलिए जी, ये बताइए ज़रा, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? चलिए उसके बाद बात आती है 13 दिसंबर को सोल्ड गुड्स टू सुमन। क्या जगह दिख रही है? अभी थोड़ी हो जाएगा। सोल्ड गुड्स टू सुमन, ये कब किया है लेन देन? ये किया है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को माल बेचा है सुमन को। देखो सोल्ड गुड्स टू सुमन, सिर्फ इतना दिया हुआ है, सुमन को माल बेचा। क्या नगद बेचा? ऐसी कोई जानकारी नहीं दी हुई है, तो खाली पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो हम इसे उधार बिक्री मानेंगे। अब हमने माल बेचा है और पैसा हमें मिला नहीं है, हमारी बिक्री तो हो चुकी है पर पैसा आना बाकी है। तो क्या हम सुमन का नाम अपनी पुस्तकों में दर्ज कर लें, बुक्स में रिकॉर्ड करें? भाई पैसा लेना है तो उसका नाम लिख करके रखो, और लेना है तो वो हमारी क्या बन गई? एसेट बन गई। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, उससे पैसा लेना है तो हम एंट्री करेंगे सुमन अकाउंट डेबिट, सुमन अकाउंट डेबिट। सुमन से पैसा लेना है इसीलिए वो हमारी संपत्ति है, एसेट है, डेबिट होगी। और क्या किया है हमने? उसे माल बेचा है। सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने उसे माल बेचा है
20,000 रुपए का। ठीक है जी, सुमन को माल कितने का बेच दिया? 20,000 रुपए का। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जो बच्चे शुरू से क्लासेस देख रहे हैं उनको तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जिन्होंने अभी शुरू किया है उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो आप फिर से वही बात कि पुरानी क्लासेस से डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। और अगर क्लास में नहीं होता है, क्लास को देखने के बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है, तो मैं स्कूल आता ही हूँ डेली, आप मुझसे डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो बेटा ये यहाँ तक के जो ट्रांजैक्शन है ये आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसको मिटा दूँ, आगे के करने अपन को। तो सुमन तक का अपन ने लेन देन कर लिया है 13 दिसंबर तक का। अपने जब भी एंट्री करो ये फार्मूला बना लिया करो LIC और AE का। ठीक है, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। शुरू में थोड़े दिन बस ज़रूरत पड़ेगी इसकी, बाद में तो आप खुद ही समझ जाओगे ये सब चीज़ों को। चलिए जी, अब आगे की बात करते हैं। 16 दिसंबर को हमें चेक रिसीव हुआ है सुमन से। सुमन से पैसे लेने थे 20,000। अभी अभी अपन ने 13 दिसंबर की एंट्री की थी, उसमें सुमन को हमने 20,000 का माल बेचा था। ठीक है, अब सुमन से हमें चेक प्राप्त हुआ है 19,500 रुपये का। ठीक है, और हमने उसे डिस्काउंट दिया है 500 रुपये का। मतलब ये कि हमें उससे 20,000 लेने थे, हमने कहा कि एक मुश्त सारा पैसा दे दो तो हम 500 रुपये छोड़ देंगे। अब ये 500 रुपये जो हम छोड़ रहे हैं ये लॉस नहीं है, ये एक्सपेंस है, खर्चा है, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से छोड़ा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम मांग रहे थे और वो दिया बिना ही भाग गए तो वो लॉस होता। ये हमने पैसा जल्दी लेने के लिए थोड़ा सा पैसा छोड़ दिया है, 500 रुपये छोड़ दिए, तो 19,500 में मिल गए। पर मिला क्या है? चेक। ठीक है जी, हमें चेक प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, और उसको उसी दिन जमा कराया, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। रेंट पेड बाय चेक, तो सुनिए ध्यान से, देखिए चेक जब प्राप्त होता है तब, और अगर उसको उसी दिन बैंक में जमा ना कराया जाए तो अलग एंट्री होती है। वो अगर कभी आएगा आगे टॉपिक तो उसमें मैं आपको बताऊंगा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में। अभी तो ये मान के चलिए कि जो चेक प्राप्त हुआ है उसी दिन हमने बैंक में लगा दिया। ठीक है, हमें सुमन से कितने रुपए का चेक प्राप्त हुआ? 19,500 का, और वो हमने बैंक में लगा दिया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ गया होगा। तो देखो बैंक बैलेंस बढ़ा है तो हमारी एसेट बढ़ी है, बैंक में रखा पैसा हमारी एसेट ही तो है, संपत्ति तो है, वो अब और बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का चेक प्राप्त हुआ है? 19,500 रुपये का। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो चेक प्राप्त हुआ है उसी दिन बैंक में जमा करा दिया गया है, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी आगे नहीं दी हुई है कि इसका चेक अब जमा कराया, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसी दिन ही बैंक में जमा करा दिया गया है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 19,500। कितना पैसा हमें छोड़ना पड़ा? 500 रुपये, तो वो हमारे लिए खर्चा हो गया। और खर्चे के बारे में सुनो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, तो एक्सपेंस का नाम है डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपये। ठीक है, और हमारी बुक्स में सुमन जो है वो हमारे लिए एक डेटर थी, उससे पैसा लेना था तो हमने उसका नाम अपने बुक्स में लिख रखा था। अब उससे हमारा हिसाब किताब चुकता हो गया तो अब हम उसका खाता बंद कर देंगे। वो हमने क्या बनाया था? उसको असेट बनाया था, अब वो असेट ख़त्म हो रही है, असेट कम होती है तो क्रेडिट,
तो टू सुमन आप कर दीजिए। ₹20,000, ठीक है। 20,000 रुपये सुमन से जो हमें लेने थे, अब उसका हिसाब कंप्लीट हो गया। उसने 19,500 रुपये हमें दे दिए और 500 रुपये का हमने उसे बट्टा दे दिया, जो कि हिसाब कंप्लीट है। तो सुमन का खाता हमारी बुक से ख़त्म। पहले हमने डेबिट किया, अब उसको क्रेडिट किया, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट बराबर हो गया कंप्लीट। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। आगे की बात करते हैं। कहते हैं चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट 10,000 रुपये। हमने आशु को 10,000 रुपये का चेक दिया। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले आशु से हमने 20,000 का माल खरीदा था। अब 20,000 का माल हमने उससे उधार खरीदा था, अब हमने उसे 10,000 का चेक दिया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उसने हमें 10,000 रुपये छोड़ दिए, 10,000 हम उसे बाद में देंगे। फुल सेटलमेंट नहीं हुआ है, पूर्ण भुगतान में नहीं दिए हमने, अभी उसे 10,000 का चेक एक दे दिया है, बाकी पैसा हम उसे बाद में दे देंगे। ठीक है, तो हमारे बैंक का जो बैलेंस है वो घटेगा कि जब आप किसी को चेक दोगे तो आपके खाते से पैसा निकालेगा, तो आपके खाते का बैलेंस कम होगा। तो बैंक में रखा हुआ पैसा इन पांचों में से क्या है? असेट है। और अब पैसा जब घटेगा वहाँ पर तो असेट घटेगी, असेट घटेगी तो क्रेडिट होगा। और पैसा किसको मिल रहा है? आशु को। आशु हमारे लिए क्या था इन सब में से? लायबिलिटी था। लायबिलिटी कम हो रही है, उधार कम हो रहा है ना अब आपका, लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं? डेबिट। समझ में आ रही है बेटा बात? जैसे जैसे आपका उधार चुकाओगे आप, आपका दायित्व घटने लगेगा। समझ में आ रही है बेटा बात? जैसे जैसे उधार चुकाओगे तो दायित्व क्या है? जिम्मेदारी, लायबिलिटी हमारी कम होने लगेगी, और लायबिलिटी कम होती है तो हो जाती है डेबिट। तो ये चेक हमने दिया है 20 दिसंबर को आशु को। आशु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा कम होगा, असेट कम हो रही है, एक लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और असेट कम होती है तो क्रेडिट। समझ में आ रही है बेटा बात? आपको जब भी लेन देन करना है तो ये पकड़ना है लेन देन में कौन कौन सी बातें प्रभावित हो रही है। असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, ये पता करते ही आपकी एंट्री बन जाएगी। ये 5 बातें आपको बस ध्यान रखनी है मॉडर्न रूल्स के लिए। ठीक है, करूँ आगे की चर्चा? तो जी आशु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ तक अपना काम हो गया। तुम शायद तिजारा की तरफ रहते हो ना, तुम्हारी बड़ी शिकायतें आई थी फ़ोन पे, ऑनलाइन पढ़ने का मन नहीं करता, ये नहीं करता। तुमसे करूँगा बात, अभी थोड़ी देर में रुक जाओ। चलो हाँ बेटा, तो 20 तारीख को अपना काम हो गया। अब अगला लेन देन ये कह रहे हैं 22 तारीख को, रेंट पेड बाय चेक। रेंट पेड बाय चेक। रेंट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, किराया। बिल्डिंग जिसको हम यूज़ करते हैं उसका किराया हम चुका रहे हैं, तो ये क्या है हमारे लिए? एक खर्चा है। और एक्सपेंस जब होते हैं या बढ़ते हैं तो डेबिट। और एक्सपेंस का नाम क्या है यहाँ पर? रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट। खर्चे का नाम क्या है? रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट। कितने का किराया चुकाया है हमने? हमने चुकाया है किराया 2,000 रुपये का। ठीक है जी, रेंट पे किया है 2,000 रुपये। अब 2,000 रुपये का रेंट जब आपने पे किया तो पेड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। रेंट पेड, पेड का मतलब चुकाया है, दे दिया हमने किराया, पर दिया कैसे है? चेक से। तो अब पैसा कैश कम नहीं होगा, हमारे बैंक में रखा हुआ बैलेंस कम होगा। तो बैंक हमारी संपत्ति, बैंक में रखा हुआ पैसा हमारी एसेट है, घटेगा तो क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपये। ठीक है जी, आगे की चर्चा कर लें। आगे देखिए, 23 तारीख को कहते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तेईस तारीख को कहते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक 16,000 बैंक में जमा कराया। क्या जमा कराया होगा बैंक में? कैश। बैंक में तो कैश ही जमा कराया होगा। कितना जमा कराया? 16,000 रुपये। अब बिजनेस से कैश जा रहा है तो बिजनेस में तो कैश कम। कैश क्या है? हमारी एसेट।
कम होगी तो क्रेडिट, और बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक हमारी एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, और कैश भी हमारी एसेट है तो घटेगा तो क्रेडिट। एसेट बढ़ी तो डेबिट, एसेट घटी तो क्रेडिट। तो बैंक हमारी एसेट जो कि बढ़ रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश गया टू कैश अकाउंट, क्रेडिट हो गया कितना, 16,000 रुपये। हाँ जी, 16,000 रुपये हमने बैंक में जमा करा दिए। अब नेक्स्ट कहते हैं 25 दिसंबर को, इन्हें छुट्टी वाले दिन भी चैन नहीं है, 25 दिसंबर को भी लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, पता है ना 25 दिसंबर क्या होता है, क्रिसमस। चलो, मशीन परचेज फ्रॉम परिज्ञा, प्रज्ञा होना चाहिए, परिज्ञा लिख दिया इसने। ठीक है, परिज्ञा तो मैंने नहीं सुना नाम, प्रज्ञा जरूर सुना हुआ है। ठीक है, तो मशीन परचेज फ्रॉम प्रज्ञा। ठीक है, प्रज्ञा से हमने मशीन खरीदी है। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास तो मशीन आ गई, पर क्या यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि हमने उसे कैश दे दिया? तो इसका मतलब हमने प्रज्ञा से मशीन उधार खरीदी है, तो मशीन तो बन गई हमारी संपत्ति, एसेट। एसेट बढ़ी तो डेबिट, और प्रज्ञा क्या बन गई हमारे लिए, लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। तो देखो, एसेट का नाम क्या है, मशीन। देखो, मशीन है, माल नहीं है जो परचेज वर्ड का इस्तेमाल करोगे। माल के लिए परचेज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सारी संपत्तियों के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एसेट आई है उसका नाम है मशीन। मशीनरी अकाउंट डेबिट, हमारी लायबिलिटी किसके लिए बनेगी, प्रज्ञा के लिए, टू प्रज्ञा अकाउंट। ठीक है जी, कितने की मशीन खरीदी है, 10,000 रुपये की। ठीक है जी, क्लियर है? चावला जी, आपको हंसी बहुत आती है। आए किसके साथ हो आप, यश के साथ आए हो ना? चलो ठीक है, ध्यान से आना और ध्यान से ही जाना। चलो आगे की चर्चा करें बेटा। तो उम्मीद है यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट कहते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस 2000 के। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस किए हैं इन्होंने 26 दिसंबर को, 2000 रुपये का खर्चा हुआ। ठीक है, नाम से बता रहा है कि ट्रेड एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब होते हैं तो क्या करते हैं अपन, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट। ठीक है, अब ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है खाली, तो इसका मतलब खर्चे अपन ने नगद ही चुकाए होंगे, तो कैश गया होगा। कैश हमारी एसेट है, कम हो गया क्रेडिट। खर्चा होता है तो डेबिट, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट। ये पैसे में चुकाए हमने, नगद चुकाए हैं खर्चे, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। तो चलिए इसको यहाँ तक मिटा देते हैं। हाँ जी, तो 26 दिसंबर को खर्चा हो रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने खर्चा किया है 2000 रुपये का। ठीक है जी, 2000 रुपये का खर्चा कर दिया। आगे कहते हैं 28 तारीख को चेक इशूड टू प्रज्ञा ₹10,000। अब प्रज्ञा से मशीन खरीदी थी, अब हम उसको क्या दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं। ठीक है, और चेक दे रहे हैं उसे 28 दिसंबर को।
28 तारीख को चेक दिया हमने प्रज्ञा को। तो चेक देने से हो क्या रहा है, प्रज्ञा हमारे लिए क्या थी, एक लायबिलिटी। उसको जब हम चेक दे देंगे तो अब ये लायबिलिटी कम हो जाएगी, ये तो लायबिलिटी खत्म ही हो जाएगी। 10,000 ही तो देने थे उसके, 10 के 10 हम चेक से दे रहे हैं। लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट। तो मैं प्रज्ञा को डेबिट कर दूं, प्रज्ञा अकाउंट डेबिट। और प्रज्ञा को हमने चेक दिया है, कैश दिया है, चेक दिया है। तो अब हमारे कौन सी जगह से पैसा कम होगा, बिजनेस कैश से, बैंक से, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट घट रही है तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए दे दिए हमने चेक में, 10,000 रुपए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उनतीस दिसंबर को कहते हैं पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक। टेलीफोन एक्सपेंसेस कैसे चुकाए, चेक से चुकाए। क्लियर है जी। टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। टेलीफोन एक्सपेंस क्या खर्चा है, खर्चे जब होते हैं या बढ़ते हैं तो डेबिट, तो खर्चे का नाम है टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का खर्चा है, 1200 रुपए का। और चेक से चुकाया है तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट कितना, 1200 रुपये। क्लियर। उसके बाद लास्ट है पेड सैलरी, 4,500 रुपये। पेड का मतलब चुकाई, क्या चुकाई, सैलरी। सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, एक है असेट। सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा है। कर्मचारियों से, एम्प्लॉयज़ से सर्विसेज ली हैं, उनसे काम कराया है, तभी तो आप उनको पैसा दे रहे हो। बिजनेस के लिए एक खर्चा है, खर्चा होता है तो डेबिट, ठीक है। और कुछ नहीं दिया हुआ तो कैश में दिया है, सैलरी पेड। चेक से तो किया नहीं होगा, चेक का होता तो बताते हो। तो सैलरी पेड कैश में पे किया तो कैश हमारी एसेट, कम हो रही है तो क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी ये 31 तारीख को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये चुका दी हमने 4500 रुपये की सैलरी। हाँ जी, कंप्लीट। चलिए जी, अब ये बताइए कि आगे का जो है क्वेश्चन अभी कराएं या अगली क्लास में, अभी करा दें, झेल लोगे ना, ज़्यादा लंबी क्लास तो वैसे भी नहीं है। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 14, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। ठीक है जी, हरप्रीत ब्रदर्स की बुक्स में आपको कुछ एंट्रीज जो हैं वो करनी है। चलिए तो पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर जो एंट्रीज़ हैं वो थोड़ी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और फिर से बता दूँ, जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं उन्हीं को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो कह रहे हैं 1,000 रुपये हमें रोहित से लेने थे, 1,000 रुपये रोहित से लेने थे, जो कि अब डूब गए, अब नहीं मिलेंगे, बैड डेब्ट्स हो गए, ठीक है। तो जब बैड डेब्ट्स हो गए तो हमारे लिए क्या है, ये एक क्या है चावला जी बताओ, लॉस है। पैसा लेना था, अब पैसा डूब गया, नहीं है उसके पास देने के लिए, कह रहा है नहीं है भैया, तो पैसा हमारा डूब गया है। तो कितना पैसा डूबा है, 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये उससे मिलने थे, अब नहीं मिल रहे, डूब गए, तो लॉस है हमारे लिए। ये लॉस नंबर 1 डाल रहा हूँ,
इस लॉस का नाम है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्लास नंबर 23 शायद 24 बैड डेब्ट्स की ही थी। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो क्लास नंबर 24 बैड डेब्ट्स की क्लास थी, उसको आप देख सकते हैं। बैड डेब्ट्स हमारे लिए लॉस है, लॉसेस बढ़े तो डेबिट। ठीक है, अब आप ये ध्यान दीजिए कि ये पैसा हमें किससे लेना था? रोहित से लेना था। अब अगर रोहित से लेना था तो रोहित हमारी एसेट था, हमने उसे अपनी बुक्स में पहले डेबिट कर रखा होगा। अब वो एसेट किसी काम की नहीं है तो उस एसेट को ख़त्म करो अपनी बुक से। तो जब एसेट को बंद करेंगे, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी टू रोहित अकाउंट 1000 रुपये। देखो ध्यान से सुनो, रोहित से पैसा हमें मिलना था बट अब नहीं मिल रहा, तो पैसा तो डूब गया, हमारा लॉस हो गया। लॉस हो गया तो डेबिट होगा, क्योंकि लॉस जब होते हैं या बढ़ते हैं तो डेबिट। बात आती है क्रेडिट क्या करें? क्रेडिट, इसका अकाउंट आपकी बुक्स में पहले डेबिट हुआ होगा। जब इससे पैसा आपने बोला होगा कि भाई लेना है तो आपने इसको डेबिट किया होगा अपनी बुक्स में। जब इसको उधार बेचा होगा माल तो आपने इसको अपनी एसेट बना लिया होगा। पर अब ये एसेट किसी काम की नहीं है, इससे पैसा नहीं मिलने वाला, तो इसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करके इसका खाता बंद कर दोगे। क्लियर? करूँ आगे की बात? तो एंट्री क्या बनी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर मतलब वो व्यक्ति जिससे पैसा लेना था। क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं। आगे कहते हैं गुड्स वर्थ ₹2000 वर यूज्ड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब होता है मालिक, बिजनेस का मालिक। गुड्स वर्थ ₹2000, 2000 रुपये का माल उसने अपने निजी प्रयोग में निकाल लिया। कल एंट्री बताई थी ना, ड्राइंग्स टू परचेज, कल के वीडियो में भी बताया था कि जब माल हम क्यों खरीदते हैं? माल बिजनेस में बेचने के लिए। अब माल बिक्री के अलावा कहीं और जाए, बिक नहीं रहा, बिक्री के अलावा किसी और जगह इस्तेमाल हो जाता है। जैसे चैरिटी, लॉस हो गया, घर के लिए निकाल लिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो माल जब खरीदा था तो जो परचेज अकाउंट डेबिट किया था ना, उस परचेज अकाउंट को कम कर दो। और परचेज डेबिट से बढ़ रहा है तो क्रेडिट से कम होगा, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखो ड्राइंग्स का मतलब है कैपिटल में कमी, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन ने बिजनेस से कुछ भी घर के लिए निकाला, चाहे पैसा निकाला, चाहे संपत्ति निकाली, चाहे कोई गुड्स निकाले। ठीक है, ड्राइंग्स, जब बिजनेसमैन पैसा देता है तो हम कहते हैं ना उसकी कैपिटल बढ़ रही है। कुछ भी देता है बिजनेस को तो कैपिटल बढ़ रही है, तो कुछ भी निकालेगा तो उसकी कैपिटल कम होगी। तो देखो कैपिटल कम होती है तो डेबिट, और कैपिटल जब विड्रॉ की जाती है तो उसे अपन ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, 2000 रुपये का माल वो निकाल रहा है। ठीक है जी, और बिजनेस से हमारी एसेट कम हो रही है, माल जा रहा है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। पर अकाउंट कौन सा यूज करोगे? परचेज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 2000 रुपये। देखो यहाँ समझो, जब गुड्स खरीदे होंगे आपने, मान के चलो 1 लाख रुपए का माल खरीदा आपने, तो आपने एंट्री करी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 1 लाख का माल खरीदा था। अब इस 1 लाख रुपए के माल में से 2 लाख का माल, 2000 का माल आप घर के लिए निकाल रहे हो, तो 2000 रुपए का माल अब बिकेगा थोड़ी। अब बिकने योग्य कितना रह गया? 98,000। तो परचेज अकाउंट आप 98,000 से छोड़ दीजिए और 2000 रुपये से परचेज खाते को कम कर दीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। परचेज माल खरीदा था तो बढ़ गया, बिक तो रहा नहीं है। बिक्री के अलावा कहीं और इस्तेमाल हो जाए माल, तो आपको कौन सा खाता क्रेडिट करना है? परचेज खाता। परचेज खाते को कम कर देना है। समझ में आ गई बेटा बात? और मैंने कल की क्लास में भी यही बात बोली थी और फिर बोल रहा हूँ कि इसका ध्यान रखिएगा। माल जब निकाला जाएगा बिजनेस से घर के यूज़ के लिए तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है,
अगला देखिए, कहते हैं चार्ज डेप्रीसिएशन 10% पर एनम फॉर 2 months ऑन मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। ठीक है, अब देखो हमारे पास कोई मशीन है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसकी घिसावट तो होगी। मशीन है या कोई भी संपत्ति है, जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल करेंगे उसमें घिसावट आएगी, उसके मूल्य में कमी आएगी। ठीक है, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं। ठीक है, जब माल बनता है तो कच्चा माल उन मशीनों में डाला जाता है जो तैयार माल में परिवर्तित होकर निकलता है। ठीक है, तो क्या मशीन का कोई योगदान नहीं है कि उस उत्पाद को बनाने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने में मशीन ने योगदान दिया है ना। अगर वो मशीन ना होती तो उसको शेप, साइज़, जो भी पोजीशन बनानी है उसकी, वो नहीं बन पाती। देखो कच्चा माल आपने डाला, मैंने आपको प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं उनका एग्जाम्पल दिया था। ये बॉटल दिखाना बेटा, और ये लो। देखो ये जो प्लास्टिक की जो बॉटल है या प्लास्टिक का कोई भी आइटम आप ले लें, ये एक पर्टिकुलर शेप में आया है, पर इसको ये शेप तो किसी मशीन की वजह से मिली होगी ना। रॉ प्लास्टिक, कच्चा प्लास्टिक मैंने पहले भी बताया, पिघलाया जाता है, मशीनों में डाला जाता है और मशीन उसे ये शेप दे देती है, फिर इसे ठंडा कर दिया जाता है तो ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक कच्चा आया और इस शेप में बन गया, तो क्या मशीन का योगदान नहीं था? मशीन का भी योगदान था। तो मशीन के ऊपर भी तो कुछ खर्चा हमें अलॉट करना चाहिए। मशीन ने भी तो कुछ योगदान दिया है। मशीन आपने खरीदी है 5 लाख रुपए की और वो चलेगी 5 साल। 5 लाख की मशीन खरीदी, 5 साल चलेगी, तो हर साल आपकी मशीन की वैल्यू कितनी घट रही है? 1 लाख रुपए ही घट रही है। तो वो बिजनेस का खर्चा हुआ या नहीं हुआ? तो मशीन पे जो डेप्रीसिएशन लगता है, डेप्रीसिएशन का मतलब है मशीन के मूल्य में आने वाली कमी। क्यों आ रही है कमी? मशीन का उपयोग करने से। ठीक है, उसकी घिसावट से जो उसके मूल्य में जो कमी आ रही है उसे अपन डेप्रीसिएशन कहते हैं। इसके ऊपर पूरा चैप्टर आएगा आगे चल के, तब अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो डेप्रीसिएशन इन्होंने बोला 30,000 की मशीन है, 30,000 की मशीन है, उसके ऊपर आपको 10% डेप्रीसिएशन लगाना है। तो देखो 30,000 की मशीन, ठीक है, कहते हैं 10% सालाना घिसावट हो जाती है इसकी। 30,000 का 10% कितना हो गया? 3,000 रुपये। सालाना घिसावट है 3,000 रुपये की, पर वो कहते हैं मशीन हमने सिर्फ 2 महीने यूज़ की है, 2 महीने का डेप्रीसिएशन लगाओ। तो 3,000 तो पूरे साल का है, तो 2 महीने का कितना हो जाएगा? 2/12 कितना आ जाएगा बेटा? 500 रुपये। तो 2 महीने में मशीन की घिसावट कितनी हो गई? 500 रुपये के बराबर घिसावट हो गई। समझ में आ रही है बात? डेप्रीसिएशन समझ में आ रहा है? मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं डेप्रीसिएशन की क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं डेप्रीसिएशन अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ होता क्या है। डेप्रीसिएशन चैप्टर आएगा फ्यूचर में, बहुत सारे कंपोनेंट आपको बताए जाएंगे, डेप्रीसिएशन निकालने में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पर अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि डेप्रीसिएशन जो है मशीन की घिसावट है और ये बिज़नेस के लिए एक खर्चा है, क्योंकि मशीन का भी योगदान है वस्तुओं को बनाने में। ठीक है, आप जिस फर्नीचर पर बैठे हुए हो, क्या इस फर्नीचर का योगदान नहीं है स्कूल को चलाने में? ये भी तो योगदान दे रहा है। अगर ये ना हो तो आप बैठोगे कहाँ? ये पंखा ना हो तो बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। ठीक है जी, तो इन सब चीज़ों का भी योगदान है, तो इसके ऊपर लगाया जाता है डेप्रीसिएशन। तो 30,000 की मशीन 10% सालाना लगाना होता है तो 3,000 बनता है, पर 2 महीने का ही लगाना है तो कितना हो गया? 500 रुपये। तो डेप्रीसिएशन क्या है? उन 5 बातों में से डेप्रीसिएशन क्या है भैया? एक्सपेंस है, खर्चा है। तो डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस टू द बिजनेस, तो ये हो जाएगा डेबिट, खर्चा हुआ बिजनेस में। और खर्चे का नाम क्या है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। निकाला कितना? 500 रुपये। क्या कमी आ गई? किस चीज़ में कमी आ गई? संपत्ति का मूल्य घट गया। जितनी संपत्ति की घिसावट हो गई उतने से वो कम हो गई। 30,000 की संपत्ति थी, 500 रुपये उसके मूल्य में कमी आ गई, तो अब संपत्ति रह गई 29,500 रुपये की। असेट की वैल्यू कितनी रह गई? 29,500। तो जब असेट घटे
असेट घटे तो क्रेडिट, तो एंट्री कर देंगे टू मशीनरी थी ना, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, वैल्यू घट गई 500 रुपये से। कैलकुलेशन कैसे की अपन ने देख लो, 30,000 रुपये की मशीन, 10% से 2 महीने का डेप्रीसिएशन 500 रुपये। क्लियर है जी? लॉग आगे की बात करते हैं। कहते हैं प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1.5 लाख 1,50,000 at 6% per annum for 9 months। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लास नंबर 25 में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया था। बिजनेसमैन जो पूंजी बिजनेस में लगाता है उसके ऊपर उसे ब्याज दिया जा सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि दिया जाए, ये भी बताया था कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अल्टीमेटली जो ब्याज बिजनेस उसे देगा उसी की जेब में जा रहा है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। सारी चर्चा अपन ने उसमें की हुई है, तो मैं अब उस डिस्कशन को यहाँ नहीं करूँगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, क्योंकि बिजनेस व्यापार के मालिक को उसके लगाए हुए पैसे पर ब्याज दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? बिजनेस के लिए एक खर्चा है। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है अभी अमाउंट निकाल लेंगे, पर पूंजी पर दिया जाने वाला